एंड वेलकम टू क्लास 7 ऑफ कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज। आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हम करने वाले हैं रिवाइज, वो है शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। और यस, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्या रिवाइज करेंगे? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स क्योंकि इंटर रिलेटेड है इसलिए हम एक सेपरेट क्लास में करेंगे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है शेयर्स का, शेयर कैपिटल का, शेयर सर्टिफिकेट का, वो सब कुछ हम इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और एक चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका बहुत अच्छे से रिवाइज होगा। जो भी छोटे छोटे डाउट्स आपको अभी तक इस कॉन्सेप्ट से आते थे, अब वो नहीं आएंगे। तो आप अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए आपके लिए फीसिबल है क्लास। नाउ ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमेशा मैं बोलती हूँ आपको सिर्फ ध्यान लगा के मेरी बातें सुननी है और रिकॉल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नाउ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले देखो, कोई भी चीज आप पढ़ते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो एक तरीका होता है उसको पढ़ने का कि आप उसके वर्ड्स पे जाओ और उसका मीनिंग समझो, तभी तो कोलैबोरेट करके आप पूरा समझ पाओगे ना कॉन्सेप्ट। तो शेयर्स क्या होता है? शेयर्स बोलता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 84 of Companies Act 2013, a share in share capital of a company includes stock को इंक्लूड करते हुए जो शेयर होता है, शेयर कैपिटल का पार्ट, ये समझ लो आप, शेयर कैपिटल का पार्ट। अब शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल को हम बोलते हैं पूंजी। ठीक है, पूंजी क्या होती है? आपने अपने ग्रैंडफादर या जो बड़े लोग होते हैं फैमिली में, उनसे पूछा होगा कि नहीं जी, हमने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। जमा पूंजी से क्या मतलब है? कंपनी में जितना भी पैसा है, इधर इन फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, आपका सारा पैसा लग चुका है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जब भी आप पढ़ोगे, चाहे आप कंपनी लॉ में पढ़ रहे हो, चाहे आप अपना ये अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, एफएसएम में पढ़ रहे हो, वॉट आप अकाउंट्स भी करते हो। ठीक है, उसमें आप अकाउंट्स बनाते हो, कैपिटल का ईपीएस निकालते हो, सब कुछ, तो वो चीज भी सेम है। तो जरूरी क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना पहले। शेयर कैपिटल में दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आपके खुद का पैसा होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करके होता है। इस पे आप क्या देते हो? इस पे आप क्या देते हो बेटा? इस पे आप क्या देते हो? डिविडेंड। ये पेन, एक सेकेंड, डिविडेंड देते हो। ठीक है, ये रहना जरा सही यहाँ पे, चल रहा है क्या? स्लो हो रहा है ना यहाँ पे। अरे जरा उसको, मनीष को बुलाना। या मनीष, पहले भी तुमसे बोला था ये चीज थोड़ा ठीक करो। तो अब रिजॉल्व हो चुका है इशू। नाउ शेयर कैपिटल में दो चीजें हम पढ़ते हैं। या तो कोई भी बंदा होगा, उसकी पूंजी क्या होगी? या तो उसकी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगी या फिर उसने उधार लिया होगा। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारी इक्विटी आती है, हमारी प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, आपने खुद शेयर्स लेके परचेज करके अपनी कंपनी में डाले हुए हैं। और दूसरी तरफ डेट मतलब उधार। आपने क्या करा? आपने क्रेडिटर्स से पैसा ले रखा है, डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, तो इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स आपने पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो या तो आपकी खुद की कमाई होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, या फिर आपने उधार लिया होगा। ये दोनों के फॉर्मेशन को, दोनों के कोलैबोरेशन को बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब याद रहेगा शेयर कैपिटल में क्या होता है? इक्विटी एज वेल एज डेट। नाउ हमें शेयर समझ में आ गया कि शेयर्स क्या थे। अब शेयर कैपिटल क्या होती है और कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, इसकी क्लासेस क्या है? सबसे पहले है नॉमिनल ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। अब नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड मतलब जो भी हमारी एमओए में लिखी हुई है, तो उसमें कैपिटल क्लॉज होता है। कैपिटल क्लॉज में जो भी हमारा अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 8, हमारी वो कैपिटल मानी जाएगी। ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड, ये मैक्सिमम अमाउंट होता है। अब जो भी चीजें करनी है हमें इससे करनी है। ठीक है, सो इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल मतलब अगर कंपनी को आगे एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? और पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पैसा कैसे लेंगे? जैसे हमेशा लेते हैं शेयर्स इशू करके। शेयर्स इशू कैसे होते हैं? या तो प्राइवेटली प्लेसमेंट करोगे आप, या फिर पब्लिक इशू लाओगे। तो जब आप पब्लिक इशू ला रहे हो तो कितने का इशू ला रहे हो?
ठीक है, मतलब कोई भी टाइप का इशू जब ला रहे हो आप, तो वो जो कैपिटल होगी, जिस अमाउंट का आप मंगवाओगे पैसा, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। सो सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये बार बार हम कर सकते हैं अपने पूरे कंपनी के टेन्योर में, ठीक है, टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, एंड इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल विच द कंपनी इशूज फ्रॉम द टाइम बीइंग फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बोला ऑथराइज्ड कैपिटल इज द लिमिट, उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं ऑल्टर ऑब्वियसली, बट ऑथराइज्ड कैपिटल उसके नीचे आप इशू ला रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ से फॉर एग्जाम्पल हमारी रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल है, हम उसमें से 50 करोड़ का ला रहे हैं इशूड कैपिटल, हमने इशू कर दिया, ठीक है। अब उसमें से लोग कितना सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि 50 का 50 आ जाएगा, कुछ होंगे 40 करेंगे, 45 करेंगे, 50 भी आ सकता है, बट 50 जो हमारी इशूड कैपिटल है उसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इट इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल एट फेस वैल्यू, ठीक है, which has been subscribed or taken up by the subscribers of shares in the company. It is clear entire issued capital may or may not be subscribed. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आपको 40 जो है आपकी वो सब्सक्राइब्ड हो गई और जो 10 है उसमें से वो अनसब्सक्राइब्ड हो गई, ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई आपकी 50। ये आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन आ गया। नाउ कॉल्ड अप कैपिटल, जब आप पैसा मंगाओगे, सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, it is that portion of capital which is being called or demanded on the shares by the company, ठीक है, वो हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल कितनी हो गई हमारी, जितना हमें पैसा मिल गया है, सच एग्रीगेट amount of money credited as paid up as is equivalent to the amount received in paid up share respect of shares issued and also includes any amount credited in paid up respect of shares, does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called। तो ये आपकी सीरीज है, इसमें से ये पैसा आएगा, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, एंड देन लास्ट में पेड अप शेयर कैपिटल की ही बात की जाती है जब भी हम कोई क्राइटेरिया की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस पैसे को नहीं गिन रहे जो हमारे पास अभी आया ही नहीं है, जितना आ चुका है, जितना रिसीव हो चुका है, जितना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में, उतना हम लेंगे एज अ पेड अप कैपिटल। समझ में आया, ये थी क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम क्वेश्चन आया क्लासेस, मतलब आएगा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल और लिख देंगे ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है, ये क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल है। टाइप्स क्या है आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो है हमारी टाइप्स, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना एग्जाम में भी कि क्लासेस जब आपसे वो टाइप्स पूछे तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है, ना कि ऑथराइज, सब्सक्राइब्ड और ये सब लिखना है, ठीक है, वो क्लासेस हैं। तो कितनी क्लासेस हैं, सबसे पहले ऑथराइज्ड जो आपकी एमओए में लिखा होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है, उसके बाद आपकी कौन सी होती है ऑथराइज्ड, देन इशूड कैपिटल जो आप पैसा मंगाओगे, ठीक है। थर्ड आपकी होती है सब्सक्राइब्ड, उसमें से जितने लोगों ने जितना सब्सक्रिप्शन आया, सब्सक्राइब किया, उसमें से कॉल्ड अप, फिर आप कॉल करोगे, मंगवाओगे पेमेंट वगैरह, उसमें से फिर नीचे पेड अप। तो ये क्लासेस होती हैं शेयर कैपिटल की। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्योस मचा हुआ है, तो आपको मैं डिक्टेट करूंगी और आपको अपने नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, बट स्टिल समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, मैं आपको नोट करवा रही हूँ और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको समझ लो आपके अपने घर वाले हैं, ठीक है, और ये कौन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिश्तेदार। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसको क्या देते हैं, हम उसको अपने से ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, नहीं देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माना जाएगा, ठीक है, बट और बाहर वालों के रिगार्डिंग नहीं प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब मैंने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, आपके घर वाले हैं, तो आपका अपना घर हो गया, आपके घर कोई रिश्तेदार आएगा तो आप अपने से ऊपर उनको पहले पूछोगे, उनको पहले खाना खिलाओगे, उनका वेलकम करोगे, उनको रिगार्ड, सब कुछ पहले उनके लिए होगा। लेकिन अगर सपोज ये हमारे घर वाले हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, आगे आ गए आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कौन हो गए हमारे, कोई और जिनको मिलकर हमें स्वागत करना है, कुछ करना है, तो ये हो गए आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कौन होंगे, क्रेडिटर्स। कौन होंगे, क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स होंगे उनको तो ऑब्वियसली आप दोनों के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनको ये डाउट आता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, शायद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे, हम उनको अपने क्रेडिटर से भी ऊपर देते हैं प्रेफरेंस। नहीं, ऐसा नहीं है, क्रेडिटर्स पहले होंगे, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं है। आउटसाइडर्स मतलब
आपके घर में शादी है, तो जिसके घर में शादी है, ठीक है, आप और आपके रिश्तेदार दोनों मिलकर सामने वाली पार्टी का स्वागत करेंगे ना, उनको पहले प्रेफरेंस देंगे। शादी में यही होता है, तो वो आउटसाइडर्स हो गए, आउटसाइडर्स मतलब क्रेडिटर्स हो गए, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके कौन हो गए, रिश्तेदार हो गए। आई थिंक यहाँ से आपका भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, घर वाले हो गए। अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके फीचर्स क्या है, फीचर्स जानने से पहले दो अदर काइंड्स है, इसमें भी डिफरेंशिएशन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब क्या डिफर कर रहा है, वोटिंग राइट, क्या डिफर कर रहा है, वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, तो क्या डिफर कर रहा है, वोटिंग राइट। अब यहाँ पे वोटिंग राइट कैसे, मतलब 10 शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आप एक वोट दे सकोगे मीटिंग में। दोबारा 10 शेयर्स या 15 शेयर्स, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उसने कितने शेयर्स के इक्वल एक वोट दिया है, एक राइट टू वोट, ठीक है, कितना दिया है वो उसकी मतलब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट यहाँ पर मैं एज ए एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर हमारे पास 10 शेयर्स हैं तो हमारा एक वोट बनता है। आ रही है बात समझ? तो ये होते हैं हमारे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सेकंड, इक्वल राइट्स मतलब एक शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। अब क्या कंपनी, एक ही कंपनी दोनों टाइप्स के शेयर्स को इशू कर सकती है? तो यस, बहुत आराम से कर सकती है, ठीक है। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट है क्योंकि हमारा जो एक हक है, जो एक मेंबर का एक सोल हक है टू वोट, उसमें डिफरेंशियल्स आ रहे हैं, उसमें ही डिफरेंट आ रहा है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकते हो कंपनी में। तो वो क्या है कंडीशन? सबसे पहले एओए लिखते जाओ फटाफट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट को इशू करने के लिए आपको 7 कंडीशंस, 7 खून माफ होता है ना, 7 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहले एओए। एओए हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें पूजनीय है और उसमें हर चीज ऑथराइज्ड होनी चाहिए। अगर ऑथराइज्ड नहीं है, अगर वो कहता है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट आप नहीं कर सकते तो आप एओए को अमेंड कर दो, अपने घर की बात है, अमेंड कर दो। कैसे अमेंड होगा एओए? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एसआर पास करके। तो एओए आप अमेंड कर दो अगर उसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट के बारे में नहीं लिखा है, ऑथराइजेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? एसआर इन जीएम पास होगा फॉर इशूइंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या पास होगा? एसआर इन जीएम फॉर इशूइंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आप कितना कर सकते हो, कितना इशू कर सकते हो, कितना परसेंट ऑफ टोटल वोटिंग पावर? 74%। कितना कर सकते हो? 74%। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि पहले कितना था? देखो कोई ना कोई तो क्वेश्चन आपसे पूछना ही पड़ेगा ना, वरना आप कैसे अटेंटिव रहोगे क्लास में। पहले कितना था कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में? जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अमेंडमेंट आई है तो पता होना चाहिए। 26% पहले था, ठीक है। हमने अभी तक कितनी कंडीशंस पढ़ी? 3 कंडीशंस पढ़ी। पहली क्या थी? एओए, कि हमें एओ में ऑथराइजेशन होनी चाहिए टू इशू डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अगर नहीं है तो वी कैन अमेंड थ्रू पासिंग एसआरए जीएम। अच्छा, ऑथराइजेशन तो हमें मिल गई। अब हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को इशू करने के लिए क्या करेंगे? तो हम एसआर पास करेंगे इन जीएम। क्या पास करेंगे? एसआर इन जीएम। कितना कर सकते हैं बोलो तो? कितना कर सकते हैं बेटा? 74% ऑफ व्हाट? टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि टोटल वोटिंग पावर आप क्यों बोल रहे हो मैम, वेट ऑफ शेयर कैपिटल क्यों नहीं है? तो उसके लिए मेरी प्रीवियस क्लास जाकर देखो, मैंने पूरा टोटल वोटिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। इससे पहले 5 क्लासें हुई हैं, 5 क्लास में मैंने आपको एक क्लास में समझाया है, इस बहाने आपका रिवीजन भी होगा। टोटल वोटिंग पावर, और टोटल वोटिंग पावर ही लिखोगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका डीवीआर की बात हो रही है। इतना हिंट भी दे दिया मैंने, अब प्रीवियस क्लास जाके देखो, उसमें आपको पता लगेगा। देन आपका क्या है राइट? डिफरेंशियल वोटिंग राइट बोले तो कि अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर, मतलब जो भी अमाउंट कंपनी ने डिसाइड किया है एज पर एओए, 10 शेयर्स, 15 शेयर्स, 20 शेयर्स, कुछ भी, तो आपका इक्वल टू 1 वोट है। अगर इस तरीके से कुछ अगर कंपनी ने बोला है तो हम उसको बोलेंगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और जहां जहां कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट आपका इशू कर रखा होगा वहां पे आप क्या लिखोगे? टोटल वोटिंग पावर इंस्टेड ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्यों? उसके लिए प्रीवियस क्लास जाकर देखो, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एओए, एसआर इन जीएम, 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आप मैक्सिमम इशू कर सकते हो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, और अगर आपको कोर्ट ने या एनसीईआरटी ने मना करा है तो उसके 5 साल गुजर जाने के बाद आप इशू कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, हैविंग इक्वल राइट्स, हैविंग इक्वल वोट,
मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो वोटिंग राइट इन ऑल जीएम रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड कांट आस्क बोर्ड टू डिक्लेयर। ठीक है, वाइंडिंग अप में क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये मैंने आपको देखो नीचे टाइमलाइन दे दी। अब इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, देखो जैसे मैंने बोला जो वोटिंग है, वोटिंग शेयर होल्डर्स का एक हक है, ठीक है, उसको उस हक से कोई नहीं छीन सकता, एक्सपेल नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो आपको हर एक जनरल मीटिंग में क्या है, वोट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो आपका हक है, आप रिसीव करोगे डिविडेंड। ठीक है, हाँ, बट एक चीज है, आपको पता है, आपने डिविडेंड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो एज पर सेक्शन 23 ऑफ कंपनीज एक्ट उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर, ठीक है, आपका डिविडेंड। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ओनर्स हैं कंपनी के, उनका पैसा लगा हुआ है, क्या वो खुद नहीं मांग सकते कि भैया जरा डिक्लेयर कर दो? नहीं, वो डिक्लेयर क्यों नहीं मांग सकते? क्यों नहीं मांग सकते? अगर ऐसे होने लगा कि भैया डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो, तो उसमें एक अलग लॉ बन जाएगा। साफ बोल दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही पावर है ये, एब्सोल्यूट पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड इन दी मीटिंग। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है, वो किसको पता है? वो क्या शेयर होल्डर को पता है? नहीं, शेयर होल्डर तो हमेशा यही चिल्लाएगा कि भैया डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दे दो, पैसा मिल रहा है उसको तो। बट एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन जानते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो सिर्फ कौन जानता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही एब्सोल्यूट ये अथॉरिटी है, पावर है टू डिक्लेयर डिविडेंड इन दी जनरल मीटिंग। और हाँ, ये जरूर कहा गया है कि अगर एक बार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपने सोच समझ के किया होगा ना डिक्लेयर, आपको पूरी अथॉरिटी है। फिर वाइंडिंग अप अगर कंपनी की होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाराती हैं उनको देंगे, बाराती के बाद रिश्तेदार आएंगे, और रिश्तेदार के बाद आपका अपना खुद का होगा। इसको ऐसे याद कर लो, बहुत आराम से अच्छे से याद होगा, मुझे भी अभी क्लिक हुआ है, और बहुत अच्छी चीज है। क्रेडिटर्स मतलब बाराती, ठीक है, यहाँ पे लिख लो रिश्तेदार, और यहाँ पे लिख लो तुम खुद। समझ में आ गया? तो आई होप इतना क्लियर है। फिर हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो रिश्तेदार है, क्या उनको आपके घरेलू चीजों में बोलने का हक है? नहीं, रिश्तेदारों को आपके घरेलू मैटर, आपकी कंपनी में बोलने का हक नहीं है। हाँ, आप प्रेफरेंस लो क्योंकि आप रिश्तेदार हो, बट आपको घरेलू मैटर्स में बोलने का हक नहीं है। आपको बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ तब है जब आपका राइट हैम्पर हो रहा है, कोई भी कंपनी में डिसीजन लिया जा रहा है जिससे आपके राइट्स को इफेक्ट हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी, तो आप बोलो। बट हमारे घरेलू मैटर में आपको बोलने का हक नहीं है, हमारे घरेलू मैटर में आपको बोलने का हक नहीं है। ये किसके लिए है बेटा? रिश्तेदार। रिश्तेदार बोले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो वो कब वोट करेंगे? वो कब वोट करेंगे? जब उनका कोई राइट हैम्पर हो रहा होगा तो आप बोलो, तो आप वोट करोगे, अदरवाइज यू हैव नो राइट टू क्या वोट। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या? सबसे पहले हमारा क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव में होता है आपका, जब आपका जो वो है डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, डिविडेंड get accumulate and paid to preference shareholders before anything paid to equity shareholder। ये तो बात है ही, आप खाना पीना सब जो है लगा के, बहुत टाइम से रिश्तेदार नहीं आए हमारे यहाँ, जब आएंगे तो अच्छे से खातिरदारी करेंगे, तो क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करते रहेंगे, 10 चीजें बनाएंगे और खुद से पहले उनको खाने के लिए देंगे, खुद से पहले उनको खाने के लिए देंगे। वो क्या होता है? क्यूमुलेटिव, आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव जहां नहीं, अरे ठीक है वो आते रहते हैं, उनको क्यूमुलेट करके कुछ नहीं देना है, या फिर वो इतने वर्थवाइल नहीं है कि उनको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैटेगरी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वो क्या है? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। आई होप समझ में आ गया होगा। लाइक बटन दबा दो अगर समझ में आया तो, फेंक के मारो, जोर से फेंक के मारो कि लाइक हो जाए। भैया इतनी मेहनत करिए, मजा तो आ रहा होगा, है ना, रिविजन में। चलो, सबसे पहले हमारा क्या था? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं अपना कन्वर्टेबल में। कन्वर्टेबल हैव ऑप्शन राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम बोल रहे हैं कि यार बहुत टाइम हो गया, अब हम आपके घर ही रह लें क्या? आपके बन के रह लें, हम तो रिश्तेदार नहीं है, चाचा ताऊ हैं, तो चाचा ताऊ तो अपने घर की बात होती है। तो क्या हैव ऑप्शन राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स? यस, ऑप्शन जरूर है, बट
कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्यूमुलेटिव, देन सेकंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अपने घर वाली बात हो रही है भैया, ठीक है। देन आपके होते हैं पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं, किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डिविडेंड में तो करेंगे ही करेंगे। एडिशनल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट असेट्स अदर देन डिविडेंड, डिविडेंड में तो करेंगे ही करेंगे, वो तो उनका हक है, बट इसके अलावा अगर वो करते हैं तो एसेट्स वगैरह में ठीक है, अगर इसके अलावा वो एडिशनल वो करते हैं तो दे आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एडिशनल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट असेट्स, तो उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे अदर देन डिविडेंड। अब आता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। सबसे पहली बात तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं है लॉ में, रिडीमेबल है। अब ये नहीं है ना कि आप लोगों से पैसा ले लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट और रिडीम ही ना करो, ऐसा नहीं है। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल डिवेंचर्स ये हट चुके हैं, ठीक है। रिडीमेबल आपके प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं क्या है, आप रीपे कर दोगे उनकी कैपिटल। मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए, ठीक है, अपने किसी रिश्तेदार से 10,000 रुपए लिए तो मैंने उसको फिर वापस कर दिए पूरे के पूरे, तो ये होता है आपका रिडीमेबल। अब ये क्यों होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या बिग प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, तो इसमें भी टाइम लिमिट है, मतलब मेच्योरिटी डेट की टाइम लिमिट है। तो अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर रियल स्टेट के अलावा या फिर ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सीन होता है उसके अलावा अगर आप कर रहे हो तो 20 साल है, 20 साल में पैसा आपको लुटाना पड़ेगा, आपको उनकी कैपिटल लुटानी पड़ेगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए कितने साल है बेटा, 30 साल। तो उसके लिए कितने, 30 साल। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप आ रहा है। लाइक कर दो, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें मैं इतना चीख चीख के पढ़ा रही हूँ अच्छे से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अभी तक हमने 4 एंड फाइनल टाइप्स देखे। सबसे पहले हमारा था क्यूमुलेटिव, जिसमें डिविडेंड की बात होती है, फिर आपका कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, देन आपका पार्टिसिपेटिंग अदर देन डिविडेंड, एंड 4 है रिडीमेबल। तो इसके आपको जब डिफरेंसेस आएंगे या फिर आपको टाइप्स आएंगे तो आप दोनों लिखोगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मैंने पढ़ा दिया, नॉन क्यूमुलेटिव सिर्फ इतना कि उसमें डिविडेंड नहीं होगा, इतना तो इंग्लिश और इतनी प्रॉपर तरीके से चीजें आती होंगी, ठीक है। तो इसके ही एक एक पॉइंट आपका और बन जाएगा, क्लियर है। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और ये सब समझ आया, गुड। नाउ अब आता है आपका सेकंड पॉइंट, जो कि आपका पार्ट ये प्रोस्पेक्टस। क्या है आपका प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बाबूराव हैं, इनको अपनी कंपनी के लिए शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, पैसा चाहिए, तो ये आपके पास आए हैं कि भैया प्रोस्पेक्टस क्या होता है और कैसे कैसे होगा, सारी चीजें हमें बताओ। तो हाँ जी, हम जरूर बताएंगे। प्रोस्पेक्टस होता है एक रिटन इन्विटेशन, ठीक है, टू दी अपना कंपनी लोग। ये आपका प्रोस्पेक्टस है रिलायंस का, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा बट इस तरीके से होता है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोस्पेक्टस भी होते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल्स गिवन होती हैं कि आपकी कितनी इशू प्राइस है, कितना टोटल शेयर्स हैं, क्या आपकी इशूड कैपिटल है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इशू प्राइस, डिटेल्स फॉर इशू इन सब्सक्रिप्शन, एंड ये एक इन्विटेशन होती है जो कि रिटर्न होती है, ठीक है, ये आपकी रिटर्न इन्विटेशन होती है। नाउ इसमें जैसे मैंने बोला, ये एक इंफॉर्मेशन बुकलेट है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट है। हम क्या बोल रहे हैं, जो एक एक्चुअल सिनेरियो है। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कभी भी शेयर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रखते हो, देखते हो? इफ यस तो मुझे चैट बॉक्स में बताना, मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि किस चीज की नॉलेज है। मतलब शेयर्स अगर देखते हो तो कौन सी ऐप उसके लिए देखते हो। मनी कंट्रोल ऐप इज द बेस्ट ऐप अगर आपको शेयर्स की नॉलेज रखनी है, ट्रेडिंग की नॉलेज रखनी है, ठीक है। बट नॉलेज होने के बाद ही इन्वेस्ट करें, ये एक डिस्क्लेमर है। और एक किसी की बात सुन के कैसे भी करके आप ना करें, आपकी खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और बीइंग सीएस स्टूडेंट या सीए स्टूडेंट या सीएमए स्टूडेंट, आप इन चीजों को और अच्छे से और जल्दी समझ सकते हो, राइट। तो ये जो आपका प्रोस्पेक्टस है, ये यही होता है। अब मैं कंपनी हूं, बाबूराव है, ठीक है, ये कंपनी है, ये अपने कंपनी के लिए पैसा चाहिए इसको, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये और पैसा चाहिए इसको, तो एक्सपेंशन कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, व्हाटएवर, बट ही नीड्स मनी।
तो उसके लिए अब खुद के पास तो पैसा है नहीं, तो किसके दरवाजे खटखटाने हैं? बाहर पब्लिक के। पब्लिक को क्या फायदा होगा? उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। शेयर कंपनी अच्छा करेगी, शेयर की वैल्यू जाएगी तो प्रॉफिट उसमें मिलेगा। तो ये एक ऑफर डॉक्यूमेंट देगा पब्लिक को, ठीक है। अब ऑफर डॉक्यूमेंट अलग अलग होते हैं, एक होता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, एक होता है आपका पब्लिक इशू। जनरल ऑफर होता है सबको, और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? टू सम स्पेसिफिक बंदे, आइडेंटिफाइड पीपल, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी नीचे। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन देगा कंपनी के बारे में, इशू कैपिटल कितनी है, क्या है, ये सारी चीजें इसमें ऑफर डॉक्यूमेंट में जाएंगी। अब अलग अलग पर्पस होता है, और अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग आपके प्रोस्पेक्टस हैं। देखो, जो एक मेन प्रोस्पेक्टस होता है ना, और बड़ी कंपनी है जो भी है, कम से कम नहीं तो 700 to 900 समथिंग इस ब्रैकेट के बीच में पेजेस होते हैं। तो तुम जैसे, हम जैसे लोग, क्या तुम्हें लगता है कि हम पढ़ लेंगे 700-800 पेज? हैं? शक्लें बता रही हैं कि नहीं पढ़ सकते हो। तो ये चीज है। इस चीज के लिए क्या हुआ, सबसे पहले जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, जो ये नीचे है, ठीक है। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मैंने बताया ना, प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स आती हैं। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, पहली बात तो जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसके साथ आप इसको अटैच कर दोगे, ठीक है। ये कंसाइज फॉर्मेट होता है। क्या हो रहा है ये पेन के साथ? ये कंसाइज फॉर्मेट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सेलिएंट फीचर्स आप लिखोगे, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है विद एप्लीकेशन, ठीक है। और आप सिर्फ 2 लोगों को इसको नहीं दोगे। कौन 2 लोग हैं? कौन 2 लोग हैं? प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं भाई? सुना सुना सा लग रहा है ये नाम। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? बताऊंगी अभी नीचे। सो ये क्या है? एक कंसाइज फॉर्म है, ठीक है। एक समरी फॉर्म ले लो। अब्रिज्ड मतलब अपने आप में समरी छोटा होता है। तो जो मेन प्रोस्पेक्टस है उसका जितना भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है ना, निचोड़ के हमें अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में लिखनी होती है, ठीक है। ये हम किसको नहीं देंगे? अंडरराइटर्स एंड प्रमोटर्स। रीजन, भाई वही तो लोग हैं ना, उनको देने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो बनाया प्रोस्पेक्टस, उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी है, ठीक है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो हमें पता है 90% सब्सक्रिप्शन की एक डेडलाइन है, कि क्राइटेरिया है कि आप सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन या सक्सेसफुल इशू आपका तब माना जाएगा जब आपके पास एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 90% सब्सक्रिप्शन आएगा, तो जिस केस में कंपनीज को लगता है कि नहीं, तो नहीं आ सकता हमारी कंपनी में 90%, और इशू फेल ना हो जाए, इस वजह से वो अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं। जो अंडरराइटर्स इन्वेस्टर्स, जो एज अ इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे पैसा ले लेते हैं, मतलब इशू सब्सक्राइब कर लेते हैं कैपिटल को। समझ में आ रही है चीज? तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? कंसाइज स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग सारे सेलिएंट फीचर्स, ठीक है। और ये मैंडेटरी होता है। अगर आपने ये नहीं करा, मैंडेटरी है ये, और आपने अगर नहीं भेजा तो आपको 50,000 रुपए का फाइन है। कितने रुपए का फाइन है? कंपनी पे 50,000 रुपए का फाइन है इन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है? तो बाबू राव अब्रिज तो भेजेगा ही भेजेगा, ठीक है। अब है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि अगर कंपनी है और कंपनी ये बोल रही है कि मुझे बहुत बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए, और मैं बार बार एक साल में ही कम से कम 2-3 इशू ले आऊंगा, तो एक प्रोस्पेक्टस को इशू करने में जो खर्चा आएगा, क्या वो बार बार एक साल में करेगा? नहीं। तो उसके लिए भी लॉ ने एक चीज बनाई है, एक वे निकाला है कि आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो ना। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सबसे पहली बात तो ओनली वही कंपनी इसको इशू कर सकती है जो सेबी से अप्रूव्ड हो। सेबी से अप्रूवल लेना चाहिए कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस हम इशू कर सकते हैं, और ये डिटेल सबसे पहले अप्रूवल बाय सेबी कैन इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। और ये केस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, उसे 200 करोड़ लाना है, फिर 6 महीने बाद उसको 100 करोड़ का इशू लाना है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे हम हौले हौले हम धीरे धीरे इशू लाते रहेंगे, एक साल में मल्टीपल इशूज। तो उस केस में बार बार प्रोस्पेक्टस इशू ना करने से अच्छा है आप एक बार कर दो शेल्फ मेमोरेंडम, वो सॉरी शेल्फ प्रोस्पेक्टस कर दो, ठीक है। नाउ अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो इशू हो गया, अब मुझे 6 महीने के बाद दोबारा लाना है, तो क्या मैं दोबारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस दूंगी? बताओ। नहीं, उसकी जगह जाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या जाएगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस फॉर एग्जांपल आज आया, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस में जो इशू था वो 100 करोड़ का था, हो गया। अब 6 महीने बाद मुझे दूसरा इशू लाना है,
फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ का, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, मैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे दूंगी, PS2। PS2 लिखते जाओ नालायकों इस चीज को, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में PS2 दूंगी मैं। वो क्या होगा, उसमें सारा जो मटेरियल चेंज है, अगर उसके बीच में मैंने कोई चार्ज क्रिएट कर दिया या कोई मैनेजमेंट में हेरा फेरी हो गई, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, मटेरियल चेंज हुआ है, वो मैं अपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कोट करूंगी, ताकि मेरे इन्वेस्टर्स को पता लग सके कि एक्चुअल करंट सिचुएशन क्या है कंपनी की। आ रही है समझ में? और ये किस में जाएगी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन PS2। ठीक है, अब इसकी जो डिटेल है, जो PS2 है ना, PS2 है ना, ये फाइल करना है आपको विद ROC 30 डेज प्रायर टू द इशू। 30 डेज प्रायर टू द इशू, मतलब अगर मैं 30 नवंबर को करने वाली हूँ, तो 30 अक्टूबर को मुझे ये सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ROC वगैरह ये सारे काम निपटा देने हैं, ताकि नॉलेज में आए इशू करने से पहले। आ रही है बात समझ? तो ये हमारा क्या था, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। पहला क्या पढ़ा हमने, अब्रिज प्रोस्पेक्टस, देन शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब थर्ड है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसे कुछ नहीं पता, ये ट्रेलर है, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्वांटम ऑफ प्राइस नहीं है, इशू प्राइस नहीं है, किस पे देना है, क्या देना है। ये एक आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, जिसमें कि प्राइस बैंड होता है। अब हम एक्चुअल प्राइस नहीं दे रहे, तो हम प्राइस बैंड देंगे ना, कि इतने से इतने तक। और 3 डेज प्रायर आपको ये चीजें करनी होती, प्राइस बैंड होगा 3 डेज प्रायर, और कंपनी के ROC को आप बताओगे। मेन प्रोस्पेक्टस जो है, मेन प्रोस्पेक्टस वो अलग है, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की एक आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो बस। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के मेन टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं। अब आता है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, कंपनी इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे शेयर्स हैं, अब वो इतने हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है कि सेल कर दो पब्लिक में मेरे, ठीक है, सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये ऑफर फॉर सेल, क्या हो गया, ऑफर फॉर सेल। तो ये जो प्रमोटर, जो ये सब चीजें होती हैं, ये कौन करता है, कंपनी करती है। तो कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, जिसको हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और इसके लिए कभी कभी हम इशू हाउस भी, एजेंसी जो है, हम हायर कर लेते हैं कि भैया ये सारी चीजें हमारे बिहाफ पे कर ले। ठीक है, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब एक बात बताओ, कंपनी है, कंपनी इतनी बड़ी है, कभी तो भूल के भी गलती हो सकती है कि कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट चीज हम नहीं दे पाए, प्रोस्पेक्टस में हमसे छूट गई, लाजमी है, सब ह्यूमन बींग्स हैं। और एक होता है जान पूछ के गलती करना, ठीक है, कि हमने प्रोस्पेक्टस में ये चीज छुपा दो ना, पता नहीं चलेगा, एक बार सब्सक्रिप्शन आ गया, एक बार पैसा आ गया, फिर देखी जाएगी। है, होता है नहीं होता, फायदा उठा सकते हैं ना इस चीज का। तो लॉ बोलता है चुप, मैं बैठा हूं ना। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अगर हुई, माना तुमसे गलती हो गई, तुमसे हो सकता है गलती हो गई, तुमने जानबूझ के नहीं करा, तो तुम कहाँ लायबल हो, तुम्हारी क्या लायबिलिटी बनती है, सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी, अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया। बट अगर तुमने जानबूझ के किया है, भ्रमित करने के लिए इन्वेस्टर्स को कि एक बार पैसा आ गया तब देखी जाएगी, हम इस इंफॉर्मेशन को नहीं डालते, तो मानी जाएगी क्रिमिनल लायबिलिटी। समझ में आ रही है? अब कैसे पता चलेगा क्रिमिनल लायबिलिटी है या सिविल लायबिलिटी है? क्या करोगे, उसका नार्को टेस्ट करोगे। मेंसरिया, मेंसरिया पढ़ा है, गिल्टी माइंड। अगर सब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें ये पता चला कि जो आपने ये ओमिट करा है प्रोस्पेक्टस में, ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डाली, ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डाली, तो उसमें अगर आपका गिल्टी माइंड है, तो यू आर लायबल, पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। ठीक है, जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है उसको सजा होगी। ठीक है, फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। तो ये आपकी क्या होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी, क्या होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी। लेकिन अगर आपने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, ऐसी हो गया, तो जो डैमेज हुआ, अभी पता कैसे चलेगा, देखो इसमें तो आप लायबल हो, आपको जो भी चुकाना पड़ेगा क्रिमिनल लायबिलिटी के, मेंसरिया के। बट सिविल लायबिलिटी में कैसे पता चलेगा कि छूट गई, गलती से छूट गई, बाद में पता चला, बाद में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को लॉस हो गया। ठीक है, तो वो जो लॉस हुआ है ना, उसकी भरपाई, भरपाई जो होगी वो कौन करेगा, कौन लायबल होगा, कंपनी, प्रमोटर्स एंड ऑल दी पर्सन हु आर ऑथराइज्ड एंड इस चीज के लिए लायबल होंगे, मतलब। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया बेटा, रिविजनरी क्लास है।
इन डिटेल में तो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं, ये रिविजनरी क्लासेस हैं। यहाँ मैं ये गारंटी ले रही हूँ कि जो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, कुछ होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही चाहिए अभी इस लेवल पर, आपको इतना ही चाहिए एग्जीक्यूटिव लेवल पर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, क्योंकि इन डीप तो ऑब्वियसली आपने अपनी रेगुलर क्लासेस में किया होगा, और नहीं किया तो जो बच्चे अभी जिनकी आंख खुली है पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ लो, इसको समझ के कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद तुम डीप में पढ़ सकते हो। नाउ अब ये जो शेयर्स वाला चैप्टर है, अभी मैंने आपको बता दिया शेयर कैपिटल क्या होती है, टाइप्स क्या होती हैं, क्लासेस क्या होती हैं, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, एंड आपके टाइप्स पढ़ लिए हमने दोनों के, तीनों के। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एक है आपका अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। सो इशू ऑफ सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया वो क्यों करते हैं, न्यू वेंचर है, रीपेइंग डेट्स, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये तीन मेजर इसके कारण है, ठीक है। न्यू वेंचर अगर आप कुछ कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए हो, आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपका इशू ऑफ सिक्योरिटीज आ जाएगा। इसमें हम ये जो पूरा पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, इसमें किन किन लॉज का या किन किन गवर्निंग बॉडीज का प्ले है, रोल है, तो कंपनीज एक्ट 2013 तो ऑब्वियसली है, सेबी 1992, एससीआर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड आईसीडीआर, ठीक है। ये चारों का क्या है, आपको देखना पड़ेगा, ये चारों के चार आपके सर पे बैठेंगे जब भी आप कोई इशू करोगे, कुछ करोगे, ठीक है। नाउ अब हम शेयर्स इशू करते हैं, हमें शेयर समझ में आ गया कैसे इशू होता है, वो हमें समझ में आ गया, प्रोस्पेक्टस वगैरह देना होता है। अब हमें शेयर्स इशू करने हैं, तो या तो हम प्रीमियम पे देंगे या फिर हम डिस्काउंट पे देंगे। डिस्काउंट पे दे सकते हैं? नहीं, लॉ बोलता है डिस्काउंट पे आप नहीं दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप सिक्योरिटीज जो आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स है, सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो दे सकते हो, आप डिस्काउंट पे नहीं दे सकते हो इन लॉ। पहले होता था, अब नहीं होता। प्रीमियम पे देना क्या होता है, प्रीमियम पे मतलब आप एक्स्ट्रा उस पे दे रहे हो, आपका जो फेस वैल्यू है शेयर की वो सपोज 10 है, लेकिन मैं कितने पे दे रही हूँ, 15 पे, तो वो जो 5 रुपए हो गया वो क्या हो गया मेरा प्रीमियम, क्या हो गया प्रीमियम। सो अब प्रीमियम पे इशू करने के लिए बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनता है एक सेपरेट, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। रिमाइंड, अगर मैं इशू कर रही हूं, ठीक है, अगर मैं इशू कर रही हूं, मेरे पास 10 की जगह 15 रुपए आ रहे हैं, तो वो जो 5 रुपए है मेरे, वो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं है, वो मेरी जो शेयर होल्डर्स है ना, उनकी धरोहर है, वो मुझे संभाल के रखनी है। क्या है, मेरी धरोहर है, उसको संभाल के रखना है। और वो किस किस चीज के लिए यूटिलाइज होगा, तो देखो ये जो मैंने पोटली बनाई है, ये पोटली है एसपीए, मतलब जो भी हमें इशू के टाइम पे प्रीमियम वाला पैसा आया, मतलब जो 5 रुपए आए, वो मुझे इस पोटली में संभाल के रखना है, ठीक है। इशू किया शेयर्स, अपनी जो प्राइस है वो ज्यादा करके मनी रिसीव हुआ, तो मुझे उसको किसमें, एक पोटली में बंद करके रख देना है, क्योंकि ये धरोहर है, किसी और की है। अब ये क्या प्रॉफिट है, नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है, ये फ्री रिजर्व्स है, ठीक है। सो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी इसमें से नहीं जा सकता, क्योंकि डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो प्रॉफिट में से होता है। अब ये जो अमाउंट है एसपीए, जब हम उसको प्रॉफिट ही ट्रीट नहीं कर रहे, तो डिविडेंड जा सकता है, नहीं जा सकता। फ्री रिजर्व्स है, यस फ्री रिजर्व्स है, और इसको हमें ट्रीट कैसे करना है, एज शेयर कैपिटल। कैसे ट्रीट करना है हमें, एज अ शेयर कैपिटल। नाउ ये जो पैसा आया, ये जो एसपीए की पोर्टली है, इसमें से कहां कहां हम पैसा निकाल सकते हैं, ये सिर्फ तभी खुलेगी, ये समझ लो दादी माँ की पोटली है, और दादी माँ जिसको चाहे उसको देंगी, तो किस किसको देना चाहेंगी, अनइश्यूड शेयर्स एज फुली पेड अप बोनस शेयर्स। आपको पता है बोनस इशू जो होता है वो फुली पेड अप शेयर्स का होता है, तो इन केस अगर आपके शेयर्स कुछ अनइश्यूड हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए पैसा यहाँ लगा सकते हो। दूसरा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब इशू करोगे सिक्योरिटीज, कुछ तो पैसा पूछा जाएगा, खर्चा होता है ना, कॉस्ट आती है, तो इस पोर्टली में से उसके एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर दो, राइट ऑफ कर दो। पे टू हैव ओन शेयर्स, परचेज टू हैव, ठीक है, परचेज टू हैव ओन शेयर्स एज इन बायबैक सेक्शन 68, एंड पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हमें रिडीम करना है तो उसके लिए भी आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है, नहीं एक पॉइंट नहीं है, बस हो गया इसका, ठीक है। सो ये चीजें हैं जिसमें से कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, ABC Limited has issued shares
on securities premium and the amount has been separately kept in securities premium account. हमने पोर्टली बना लिया अलग से. Now the company wants to use this amount for the following purposes. Guide as company secretary of the company. Writing of balance of premium expenses for distribution of dividend for buyback of shares. तो हम B नहीं कर सकते, हम B नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एज डिविडेंड, बट हाँ हम राइट ऑफ कर सकते हैं और हम बाय बैक कर सकते हैं. तो कंपनी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर पर्पस ए एंड सी एंड नॉट फॉर बी. ठीक है, इतना क्लियर है. अब हमें समझ में आ गया कि भैया जो कहानी चल रही है इशू की वो ऐसे ऐसे चल रही है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्चुअल इशू मेथड. दोनों कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो. अब इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए रास्ते भी ज्यादा होंगे. ठीक है, तो एक सबसे पहले है पब्लिक ऑफर, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जो सबसे पहले आ रहा है, या फिर उसके बाद अगर कोई आ रहा है तो होता है फर्दर पब्लिक ऑफर. तो इसमें हमारे दो आते हैं, एक है हमारा आईपीओ एंड एक है आपका एफपीओ. ठीक है, ये होता है जनरल पब्लिक के लिए, सबको दे दो, सबको जो भी आ रहा है सबको दे दो, सबके लिए ओपन है. ठीक है, और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ऑन दी अदर हैंड, ये पब्लिक कंपनी भी कर सकती है. हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ आइडेंटिफाइड पर्संस, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड. अगर मैं मिस्टर ए को ऑफर दे रही हूं तो मिस्टर ए को ही दे रही हूं. ठीक है, तो क्या होगा, प्राइवेटली दे रही हूं. देन राइट इशू और बोनस इशू. ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा मतलब पढ़ेंगे सेक्शन आपका 62 एंड सेक्शन आपका 63. पब्लिक ऑफर समझ में आ गया. इट इंक्लूड्स इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द कंपनी और ऑन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था प्रमोटर्स वाला, टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो ये सब कुछ हमारा किस में आता है, पब्लिक ऑफर में आता है. अब हमारा दूसरा है प्राइवेट कंपनी कैसे करती है. तो प्राइवेट कंपनी के लिए दो ही जरिए हैं. ठीक है, वो पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन होती है. इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू और बोनस इशू. ठीक है, अब ये सारा स्यापा राइट इशू बोनस इशू ये देखते हैं हम, लेकिन सबसे पहले हमें करना है क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट. हमें क्या करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट. मैंने आपको बोला आइडेंटिफाइड है ये. ठीक है, एक्सक्लूड्स क्यूआईबी एंड एम्प्लॉइज. इसमें हम क्यूआईबीज और एम्प्लॉइज को नहीं मानते, वो तो ये ऐसी है ना, कुछ भी दे सकते हैं हम उनको. ठीक है, सो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आइडेंटिफाइड और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस, एक्सक्लूड्स क्यूआईबी एंड एम्प्लॉइज. नो रिनाउंसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट रिनाउंसमेंट नहीं होती. अभी मैंने आपसे क्या बोला, मैं अगर मिस्टर ए को दे रही हूं तो मैं मिस्टर ए को ही दे रही हूं. ये नहीं है कि मिस्टर ए को मैंने दिया फिर ए ने बी को आगे दे दिया, नहीं. नो रिनाउंसमेंट, आगे वो अनाउंस नहीं करेगा. मैंने ए को दिया है तो ए को दिया है, अब आप बोलो हाँ या ना. ठीक है, कैश इज नॉट अलाउड, ये सिर्फ बैंकिंग से होता है. नो कैश अलाउड इन प्राइवेट प्लेसमेंट. नो एडवर्टीजमेंट. अरे एडवर्टीजमेंट क्यों, जब आप खुद बोल रहे हो कि प्राइवेट प्लेसमेंट है तो आप एडवर्टीजमेंट क्यों दोगे. ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है, अब प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिट भी तो होगी वरना जनरल पब्लिक ऑफर हो जाएगा. तो लिमिट टू 50 और एनी सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स. जो उसके रूल्स हैं उसमें हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया जो टाइम टू टाइम अमेंड हो सकता है. तो हायर अमाउंट क्या है आपका 200. इफ एक्सीड्स 200 तो पब्लिक इशू हो जाएगा. ठीक है, इन वन फाइनेंशियल ईयर आप कर सकते हो. ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय एसआरएन जीएम. ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट का हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय एसआर इन जीएम. अब ये कुछ ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड लोग हैं जहां पर री अनाउंसमेंट अलाउड नहीं है. मैंने अगर ए को दिया है तो ए को ही दूंगी, आगे बी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता. ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं. लिमिट क्या है, लिमिट अपना फाइनल 200 है. 200 से अगर ऊपर होता है तो क्या होगा, आपका पब्लिक इशू मान लिया जाएगा. ठीक है, तो फिर आपको उसके क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे. नो प्राइवेट प्लेसमेंट, न्यू वाला जो प्राइवेट प्लेसमेंट है अलाउड टिल योर प्रीवियस प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीटेड.
या आपने उसको डिस्पोज कर दिया है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आज मैं प्राइवेट प्लेसमेंट लाई, वो तो मेरी हुई नहीं, मैं दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट ले आई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब प्राइवेट प्लेसमेंट का ही आप अलॉटमेंट और देख लो। ठीक है, उसके पहले अलॉटमेंट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय अ पर्सन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें मैंने सारी चीजें बता दी है कि 90% शुड रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन 5% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया है। एंड इशू जब आप प्रोस्पेक्टस करते हो तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको 90% जो लिमिट है 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। 90% सब्सक्रिप्शन अगर आ जाता है तो क्या कहलाता है वो सक्सेसफुल इशू। अगर नहीं आता है तो इशू आपका फेल हो जाता है। ठीक है, तो 90% इज दी लाइन, डेडलाइन कि आपको उतना आना चाहिए, कट ऑफ समझ लो आप। ठीक है, अब क्या है इसमें भी सीन है। ठीक है, अलॉटमेंट की बात हो रही है, इशू तो हम कर चुके, अब हमने इशू प्रोस्पेक्टस कर दिया, 30 दिन का हमने टाइम दिया कि भैया आ जाओ, ले लो ले लो ले लो। अब सब्सक्रिप्शन जो है 90% आना चाहिए, अगर 90% नहीं आता है तो हमें सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, हमें सारा पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि वो इशू जो है हमारा क्या हो गया, फेल। तो क्लोजिंग ऑफ इशू 15 डेज रिफंड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, रिफंड कर दो। अगर आप रिफंड नहीं कर पाए तो आपको 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो पैसा लिए हो, नहीं आया ना, तुम्हारी गलती थी, 90% नहीं आया ना, सबका पैसा वापस करो, सबका पैसा वापस करो। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ इशू के 15 दिन, क्लोजिंग ऑफ इशू के 15 दिन के अंदर अंदर आपको सबको रिफंड करना है। अगर आपने रिफंड नहीं करा तो 15% इंटरेस्ट के साथ सबका पैसा वापस करोगे। ठीक है, ये तो रही सब्सक्रिप्शन की बात। अब प्राइवेट प्लेसमेंट अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट कैसा होता है देखो, आपको रिसीव हो गया मनी, सक्सेसफुल था ना, मतलब ये तो सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो केस है। अब रिसीव हो गया मनी और सक्सेसफुल रहा, उसके 60 दिन के अंदर यू हैव टू डू अलॉटमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट अभी हम पढ़ के आए ना ऊपर, आपको क्या करना है, प्राइवेट 60 डेज के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट करना है। अगर आप नहीं कर पाए, अगर 60 डेज के अंदर आप अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट 15 डेज मिलते हैं कि आप क्या करो, रिफंड कर दो पैसा। और नहीं कर पाए तो 60 डे से आपका जो 60th डे से जो है आपका 12% इंटरेस्ट पे आप दोगे, मतलब इंटरेस्ट लग जाएगा। लिमिट होती है हर एक चीज की, हमने आपको बोला 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर दो अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर पाए। पहले तो सबसे पहले अलॉटमेंट कर दो ना यार, जो जिस लोगों ने आप पर ट्रस्ट करके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है। अगर नहीं करते हो तो चलो ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर आप उनका पैसा रिफंड कर दो। उसके बाद भी आप ढीठपन दिखा रहे हो और आप पैसा वापस नहीं कर रहे हो तो भैया आप तो इंटरेस्ट लगेगा 12% पे। ठीक है, 12% लगेगा इंटरेस्ट। कंपनी कैन नॉट यूज प्रोसीड्स मनी, जो भी अलॉटमेंट से पैसा आया है वो यूज नहीं कर सकती है, वो एक सेपरेट अकाउंट में रखेगी। मतलब आपको नई पोर्टली बनानी पड़ेगी, है ना, नई पोर्टली बनाओगे, उस पर क्या लिखोगे, उस पर क्या लिखोगे, अलॉटमेंट मनी लिख दोगे, कुछ भी लिख दो, पोर्टली बन जानी चाहिए, मतलब ये है। ठीक है, ऑफ अलॉटमेंट कीप इन सेपरेट अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट अंटिल अलॉटमेंट एंड रिटर्न अलॉटमेंट डन। रिटर्न अलॉटमेंट जाती है, ठीक है, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक आप इस पैसे को छेड़ोगे नहीं, तब तक आप इस पैसे को नहीं छेड़ोगे। और अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किस में जाती है, PS3 में। किस में जाती है, PS3 में। ठीक है, सेपरेट एस्क्रो अकाउंट बन जाएगा, उसमें आप सारा अलॉटमेंट मनी डाल दोगे। और ये सिर्फ और सिर्फ कब छू सकते हो, दादी अम्मा कब बोलेगी, कब छूने के लिए बोलेगी दादी अम्मा, सिर्फ या तो आप रिफंड कर रहे हो, जो मैंने अभी ऊपर बोला 60 दिन के अंदर अंदर आपसे नहीं हो पाया, आप रिफंड कर दो पैसा, या फिर एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है टुवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली तो आप ये पोर्टली छू सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया प्राइवेट प्लेसमेंट का अलॉटमेंट कैसे होता है। मैंने ऊपर क्या बताया, एक क्राइटेरिया बताया कि हमें एक सक्सेसफुल इशू के लिए 90% सब्सक्रिप्शन की दरकार है। अगर 90% आपका नहीं आता है तो इशू फेल होता है। और इसी डर की वजह से, इसी डर की वजह से क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो अंडरराइटर्स अपॉइंट करती हैं कि शायद 90% ना आए, तो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती हैं और वो फिर कंपनी के बिहाफ पे, मतलब कंपनी के लिए सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बल्क में। तो 90 उनका इशू ऑल टुगेदर फेल नहीं होता, क्योंकि देखो एक इशू फेल होना कंपनी पे एक धब्बा है कि इशू फेल हो गया। ठीक है, जो कॉस्ट लगी, इतना सब कुछ लगा, वो सब व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए अंडरराइटर्स का कॉन्सेप्ट है करने का। ठीक है, अब मैंने आपको इतना बता दिया पब्लिक इशू एंड ऑल का। पब्लिक इशू जर्नल एंड ऑफर टू पब्लिक, जिसमें कि IPO FPO ऑफर फॉर सेल आता है। प्राइवेट कंपनी राइट इशू बोनस इशू, प्राइवेट पब्लिक दोनों ही कर सकते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट भी दोनों ही कर सकते हैं। अब राइट इशू बोनस इशू हम इसमें पढ़ेंगे, बायबैक जो है आपका वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान से सुनना है, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा और, बट मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जो आपका राइट इशू है और ये जो आपका बोनस इशू है ये आपको बिल्कुल जहर लगेगा,
है ना, मीठा जहर, नॉट कड़वा जहर, ठीक है, मीठा जहर लगेगा। सबसे पहले बात आती है राइट इशू की। राइट इशू का मतलब क्या है? राइट मतलब हक, ठीक है, आप कुछ दे रहे हो, इशू कर रहे हो विद अ हक। क्या, किसको? सबसे पहले तो किसको दे रहे हो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसको दे रहे हो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कौन से सेक्शन में भाई? 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ये क्या बात करता है? ये बात करता है हमारे राइट इशू की। राइट इशू में सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप पैसा दोगे। अरे भाई, अपने लोगों से तो पैसा मांगोगे। अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो लॉ बोलता है ना कि एज पर सेक्शन 62 आप राइट इशू ला लो, और अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको आप पैसा, उनसे आप पैसा ले लो। अब ये जो पैसा होता है ये किस प्रपोर्शन में होता है? तो इट राइट मिलेगा। पहली बात तो राइट मिलेगा क्योंकि राइट इशू है, पैसा नहीं, शेयर नहीं मिलेगा। अब समझो क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला प्रोपोर्शनेट टू पीएससी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पहले हमारी कैपिटल है, ठीक है, और 50 का हम और इशू ला रहे हैं, 50,000 का हम और इशू ला रहे हैं, तो आपको कितना राइट मिला? 1 के बदले 2, ठीक है, आपको क्या मिला? 1 के बदले 2 शेयर्स का राइट मिला, ठीक है। अब ये जो राइट इशू है इसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट डेज की है ना, खोलोगे एक ऑफर दोगे तो उसका मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज, ये ऑफर पीरियड है इसका राइट इशू का, ठीक है, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। अब ये जो ऑफर पीरियड है ये कम हो सकता है, लेस देन 15 डेज हो सकता है, अगर 90% मेंबर्स अग्री करें। किसमें? हर कंपनी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन है टू प्राइवेट कंपनी एंड आईएफएससी कंपनी। किसको रिलैक्सेशन है? प्राइवेट कंपनी एंड आईएफएससी कंपनी। तो 15 डेज इज द मिनिमम टाइम, लेकिन 15 डेज से भी कम हो सकता है इन केस ऑफ ओनली एंड ओनली प्राइवेट एंड आईएफएससी, ठीक है। अब मैंने आपको ये वाला बता दिया था। आपके पास सपोज ऑलरेडी लैक्स है, इशू किया 50,000 का, ठीक है, फर्दर इशू जो ला रहे हो एफपीओ, ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोपोर्शनेटली 2 का हक मिल जाएगा। अब ये जो अनसब्सक्राइब्ड है ये कुछ है कि क्या है? क्या कह रहा है ये? अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 आप फर्दर इशू लाए, उसमें से 49,000 तो आ गया, ठीक है, लेकिन 1,000 नहीं आया। 49,000 49,000 1,000 आपका नहीं आया सब्सक्रिप्शन, तो क्या उसके लिए अलग से इशू लोगे? नहीं, कॉस्ट होती है भैया हर एक चीज की। क्या करोगे आप? कैंसिल कर दोगे। बट कैंसिल कौन करेगा? बोर्ड डायरेक्टर्स करेंगे, टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में हमने जो फर्दर इशू लाया वो किसके लिए लाया? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, जिसमें प्रोपोर्शनेटली हम उनको राइट देंगे टू बाय शेयर। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसका जो मिनिमम पीरियड है वो कितना है? 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। 15 डेज से भी कम हो सकता है पीरियड अगर 90% मेंबर्स अग्री करें, इन केस ऑफ ओनली एंड ओनली प्राइवेट एंड आईएफएससी कंपनी, ठीक है। जो भी अनसब्सक्राइब्ड अगर शेयर्स कुछ हैं और कम है तो उनको आप कैंसिल कर सकते हो। कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। समझ में आया? राइट इशू समझ में आ गया। अब दूसरा होता है राइट इशू में कि आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो दे दिए, बट सेकंड आप किसको दे सकते हो? एम्प्लॉयज को दे सकते हो। किसको दे सकते हो? एम्प्लॉयज को दे सकते हो। तो कैसे दोगे भाई एम्प्लॉयज को? एसआर पास करोगे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी कंपनी के लिए यहाँ भी रिलैक्सेशन है। क्या पास कर सकते हैं वो? ओआर पास कर सकते हैं। तो पहले हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमने दिया, सेकंड हम किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉयज को। और एम्प्लॉयज को हम कैसे दे रहे हैं? एसआर पास करके। बट अगर आपकी प्राइवेट कंपनी आईएफएससी कंपनी है तो आप कैसे दे सकते हो? बाय वे ऑफ पासिंग ओआर। अब 62 ये पता नहीं बात, सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी तो क्या कहता है? किसी भी और पर्सन को दे दो, ठीक है, बट वैल्यूएशन ऑफ शेयर कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। लास्ट आता है आपका लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर, कंपनी शुड डिस्पैच ऑफर ऑफ लेटर बाय स्पीड पोस्ट एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द लेटर ऑफ ऑफर पीरियड स्टार्ट्स। 3 दिन पहले तो दोगे कि तभी की तभी दे दोगे कि भैया आज से तो शुरू होना था, आज ही हमारे पास पहुंचा, हम कैसे करें? तो एटलीस्ट जैसे नोटिस ऑफ एजीएम है, नोटिस ऑफ एजीएम क्या है? 21 क्लियर डेज पहले पहुंचना चाहिए। तो ऐसे ही ऑफर पीरियड स्टार्ट होने के 3 दिन पहले कम से कम लेटर ऑफ ऑफर भेज दो, नॉट लेटर ऑफ ऑफर भेज दो, ठीक है। ये है 62 सबसेक्शन 2। 3 क्या बात करता है? अगर आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं,
ठीक है, तो पहली चीज तो ये चीज का जो क्लॉज है ये आपने पहले ही एसआर में पास कर दिया हो, पहले ही इसका एसआर पास कर दिया होगा। तो अब जब करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपने पहले उसका एसआर पास किया हुआ हो। अब 62 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आपको कि भाई जो आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है ना उनको इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर करो, जो आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं उनको इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर करो, तो क्या ऐसा ओआर पास करने की जरूरत है? नहीं भैया, गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, उसके आगे तुम अपनी चलाओगे? नहीं, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, टू कन्वर्ट डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अब आपको पता है आजकल चीजें बहुत पॉलिटिकली चीजें होती हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जानबूझ के किसी कंपनी से बैर हो गया, कुछ हो गया, जानबूझ के कर रही है, तो कंपनी ऐसे तो कंपनी को करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। नहीं, कंपनी लॉ बोलता है कि अगर कंपनी उसको पसंद नहीं करती, उस ऑर्डर को नहीं लेना चाहती है, तो फिर क्या होगा? पर जो कंपनी एग्रीव्ड है, वो जिस दिन उसको ऑर्डर आया है ना टू कन्वर्ट डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, वो क्या कर सकती है, 30 दिन 60 दिन के अंदर अंदर रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर एनसीएलटी और एनसीएलटी को अप्लाई कर सकती है, और फिर एनसीएलटी जो भी उसे सही लगता है वो उसको ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है। 62 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, जब गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास कर रही है कि भाई आप अपने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा, कैसे करेगी, मतलब एकदम कर देगी? नहीं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही करेगी। 62 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है ऑफ कंपनी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है कंपनी की, ठीक है, डीम टू बी इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशू टू गवर्नमेंट, तो मतलब वो अपने आप उसी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बायबैक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले अब हम करते हैं अपना बोनस इशू। बोनस इशू तो बहुत छोटा है, मतलब ना उसके कोई सबसेक्शन है ना कुछ है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, कोई नखरे ही नहीं है उसके, जितने राइट इशू के नखरे थे उतने तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बोनस इशू, बोनस इशू का मतलब बोनस, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ सब कुछ, फ्री ऑफ कॉस्ट हम शेयर्स दे रहे हैं, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देंगे। बोनस इशू सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। किस में से दिया जाएगा? आपकी 3 पोटली हैं, किसी में से भी निकाल सकते हो, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नो बोनस शेयर्स कैन इशूड फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर रिवैल्यूएशन अगर रिवैल्यूएशन करके आप कर रहे हो तो उसमें से आप नहीं दे सकते हो बोनस इशू। तो बोनस इशू क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किस में से निकाल सकते हो? तो यू हैव 3 पोर्टलीज फॉर दैट, एफआर फ्री रिजर्व्स, एसपीए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हमने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की पढ़ी थी ना, डिफरेंशियल वोटिंग शेयर्स की पढ़ी थी, तो इसकी भी कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो भैया एओए तो है ही है, हर जगह एओए, ठीक है। रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओआर इन जीएम, ओआर इन जीएम, नॉट डिफॉल्टेड इन फिक्स डिपॉजिट, इन पेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है, उनकी पेमेंट में आपने कोई घपला ना किया हो। और दूसरी चीज देखो, ये ना फुली पेड अप शेयर्स होते हैं, और ये तब किए जाते हैं जब आपका ना कंपनी बिल्कुल मजे में चल रही है और आपकी कोई उधारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डिफॉल्ट, कोई क्राइम व्राइम तुमने कुछ ना करो, तुम बहुत ही शरीफ और अच्छे बच्चे हो। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपको ये करना होता है। अगर आपने कुछ भी डिफॉल्ट करा तो यू नॉट अलाउड टू इशू बोनस शेयर्स, ठीक है। पेमेंट किसी के डिफॉल्ट नहीं करा हो, पेमेंट में स्टैट्यूटरी ड्यूज, पीएफ, ग्रेचुटी, इसका कोई पेमेंट ना रोक रखा हो, ठीक है, ये फुली पेड अप शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं। और कैन नॉट बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब आप खुश करने के लिए बोल दो कि चलो यार बोनस इशू ना डिविडेंड ही मान लो, नहीं, डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो बोनस शेयर जो है दैट कैन नॉट बी गिवन और इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है, हमेशा ध्यान रखना। और ये हमारा फ्री रिजर्व्स है। देन वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी विड्रॉन, अगर एक बार आपका वो इशू हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी सारी चीजें क्या थी? ये बोनस इशू की थी। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है शेयर सर्टिफिकेट का, वो कर लेते हैं, उसके बाद बायबैक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सबसे पहले तो व्हेनेवर कॉल्स मेक, जब आपके कॉल्स, हमने पढ़ा था ना कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, मतलब जो कंपनी है वो कॉल करेगी कि भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो क्या ऐसे होगा कि आज मैंने किसी को पे पार्टली करा कि यार वो अच्छे लोग हैं ना, उनसे बाद में मंगवा लेंगे,
ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ये वाले ना, इनसे पहले पैसा मंगा लेते हैं, क्या ऐसा होगा? नहीं। कॉल्स चाहे किसी ने दी है चाहे नहीं दी है, चाहे पेंडिंग है चाहे कुछ है, आप सबको एक साथ बोलोगे, ठीक है। बस एक छोटी सी चीज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके क्लासेस अलग अलग हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं आपके पास, तो आप उनको स्पेसिफिकली उनको अलग से बुला लो ना सबको। उसके साथ जरूरी नहीं आप इक्विटी शेयर्स वालों को, जो इक्वल वोटिंग राइट्स हैं उनको बुलाओ, ठीक है। तो आप क्लासेस में डिफरेंस कर सकते हो, बट ऐसे नहीं कि आपने 4 शेयर होल्डर्स को पकड़ा, 50 को यहाँ से पकड़ा, उनसे पैसा मंगा रहे हो, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये एक टाइटल डीड होती है जिसपे आपका नाम लिखा होता है, आपके पास होती है ये चीज, ठीक है। कॉमन सील होती है, ऑप्शनल। कॉमन सील लगानी जरूर है, लेकिन ऑप्शनल कैसे? अगर कंपनी के पास ही नहीं है। अगर कंपनी के पास है तो कॉमन सील का ठप्पा लगना ही लगना है, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म। कौन साइन करेगा रे? 1 CS एंड 1 डायरेक्टर। अगर CS नहीं है तो 2 डायरेक्टर। 1 CS एंड 1 डायरेक्टर, अगर CS नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स। कौन से उसमें होता है? SH1 में। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, SH2 में उसका रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ओनली रजिस्टर। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा शेयर्स, आई होप समझ में आया हो। अगर मजा आया तो देखो लाइक दबा दो, ठीक है, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। ये 3 कॉन्सेप्ट हम उस अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है, और आपको जो एक कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कल मतलब ट्यूसडे वी विल डू रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स। आज ये वाला टॉपिक हो गया है, इसके बाद जो भी नेक्स्ट फॉलोइंग चैप्टर होगा वो होगा। और मेरी एक गुजारिश है, और हर एक बच्चे से गुजारिश है कि प्लीज डू सब्सक्राइब। मैंने अपने डेटा देखा, आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, तो इससे क्या होता है? इससे यार मैं डिमोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज जस्ट टू मोटिवेट मी, प्लीज हिट द लाइक बटन, ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर करो यार। एग्जाम्स आ रहे हैं, जिस भी बच्चे को आपको लगता है कि समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए आपको, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।